ओके, तो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। सॉलिड्स का हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के हमारे पास दो पार्ट्स है, एक है हमारे पास फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड फ्लूइड्स एट मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले हम बात करेंगे, ये फ्लूइड क्या चीज़ होती है। फ्लूइड होती है वो सब्सटेंस, वो चीज़, फ्लूइड जो है एक ऐसा सब्सटेंस, any substance which has the ability, any substance which has the ability to flow, which has the ability to flow। किसी भी सबस्टेंस में जिसमें ये फ्लो होने की एबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ओके, जिसमें फ्लूइडिटी होती है, फैलने की सलाहियत जिसमें होती है। ओके, तो फ्लो या जिसको हम बोलते हैं स्प्रेड आउट होना, ठीक है कि नहीं, स्प्रेड आउट होना, तो उस सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड्स में हमारे पास आते हैं लिक्विड्स, इसमें आते हैं हमारे पास क्या, गैसियस स्टेट, ऑलराइट, और गैसेस। सॉलिड को भी अगर आप मोल्टन स्टेट में ले जाओगे तो वो भी फ्लूइड बन जाता है, ऑलराइट। तो ये लिक्विड्स एंड गैसेस को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। इन फ्लूइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है फ्लूइड प्रेशर। ओके, प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो। ये होता है क्या, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। ओके, तो मतलब अगर हम P से प्रेशर को डिनोट करेंगे, ये आएगा किसके बराबर, फोर्स मींस F डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज A। सो वी गेट प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। सिंपल टर्म, अगर हम इसका ऐसा यूनिट देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा यूनिट इसका प्रेशर का है क्या, फोर्स है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल दैट इज PA, ऑलराइट। तो व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल इज व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी or an area of 1 meter square, then the pressure is said to be 1 pascal, all right। पास्कल है इसका। इसके साथ साथ कुछ नॉन ऐसा यूनिट्स भी है जिनके बारे में आप जानोगे, दैट्स बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मिलीमीटर, मरकरी जो है, मरकरी कॉलम की का प्रेशर है उसको भी हम यूनिट्स एज यूनिट ट्रीट करते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे जब हम उनके बारे में, मानोमीटर्स के बारे में, बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है प्रेशर हमारे पास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू इंक्रीज एरिया, इनवर्स रिलेशनशिप है इसका, एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एरिया डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट। ओके, इसी चीज की वजह से, एरिया कम होने की वजह से, इसीलिए जो हमारे पास नाइव्स होते हैं, चाकू होते हैं, उनके जो एड्स होते हैं वो होते हैं शार्प, एड्स आर शार्प। एज शार्प होने की वजह से क्या होगा, आप देखोगे अगर आपने कोई सब्जी वगैरह, कोई फ्रूट वगैरह काटना है, तो जिस साइड ये ब्लंट एंड, 2 एंड्स होते हैं, ब्लंट एक शार्प। ब्लंट एंड से वो कटता ही नहीं, ये शार्प एंड से जल्दी कटता है। वाई? बिकॉज शार्प एंड में क्या होता है, एरिया यहाँ पे होता है बहुत ही कम, एरिया इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो और जो ये ब्लंट एंड है, हम उसको थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे, इस साइड जो है एरिया जो होता है वो होता है ज्यादा इसके मुकाबले में, ऑलराइट। तो अगर आप सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो प्रेशर किस केस में ज्यादा होगा, जहाँ पे एरिया कम होगा, तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज घट जाती है। सेकेंड थिंग, इसी तरह नीडल्स जो हमारे पास होते हैं, नीडल्स जो है वो होते हैं पॉइंटेड होते हैं। वो पॉइंटेड इसलिए होते हैं, पॉइंटेड में क्या होता है, एरिया रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सेम फोर्स, छोटा सा फोर्स अप्लाई करने से भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके ज्यादा उसको क्या करेगा, वो स्किन के अंदर या कपड़े वगैरह सीने आपने, तो वो उनके अंदर घुस जाता है। तो अगर इसका ये हैवी होगा, बड़ा होगा इसका साइज, तो इसको ज्यादा फोर्स लगेगा अंदर धकेलने के लिए, ऑलराइट। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होते हैं, जो बैग्स के स्ट्रिप्स होते हैं, बैग स्ट्रैप्स जो होते हैं या स्ट्रिप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़े चौड़े होते हैं। अगर आप बैग जब आप लगाते हो अपने ऊपर बैग, तो उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो होते हैं चौड़े, ठीक है कि नहीं, दे आर वाइड। वाई आर दे वाइड? बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द एरिया हियर। जब हम एरिया इंक्रीज कर रहे हैं उससे क्या होगा, उससे प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम। तो अगर प्रेशर आपके कंधों पे या जैसे आपने लटकाया है बैग, आपने
शोल्डर्स पे, तो वहाँ पे अगर प्रेशर कम लग रहा है तो आपको पेन भी उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, कम होगा, फैल के लगेगा ये फोर्स। प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब है ये एक ही कंजेस्टेड जगह पे ये ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अगर प्रेशर कम है तो मतलब ये बड़े एरिया पे लग रहा है ये फोर्स, ठीक है, फोर्स सेम ही है मगर उसका इफेक्ट जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा, डिफरेंट। इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट इट विल क्रिएट अ डीपर इम्पैक्ट देयर, ओके। इफ इट इज स्प्रेड आउट एन एरिया तो उसमें क्या होगा, इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। दैट इज प्रेशर, ऑलराइट। प्रेशर के साथ हम ये पढ़ते हैं कि एक फ्लूइड, सिंस हमें फ्लूइड से मतलब है तो फ्लूइड्स में हमारे पास क्या है, ये जो पहला पार्ट है दैट इज फ्लूइड्स एट रेस्ट, स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स इसको कह सकते हो आप। दूसरा फ्लूइड डायनामिक्स, ओके। तो इसमें हम सबसे पहले और एक हम डिफाइन करेंगे तीसरी टर्म दैट इज डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, सिंपली डेंसिटी होती है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ये होता है मास दैट इज m, एंड वॉल्यूम उसको अगर हम v से डिनोट करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आएगी किसके बराबर, मास अपॉन, पिछले वाले केस में पे लिखा था प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से हम फोर्स लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, ओके। इसी तरह यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर हम इसका क्या देखेंगे, ऐसा यूनिट देखेंगे तो मास का होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो इनवर्स आ जाएगा मीटर क्यूब, ऑलराइट, केजी पर मीटर क्यूब, ऑलराइट। तो ये है डेंसिटी हमारे पास। हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सी मास कांस्टेंट रखेंगे तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसने सपोज कर लो 10 kg मास है, दो ऑब्जेक्ट्स, तीन ऑब्जेक्ट्स का, एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, तीसरा ऑब्जेक्ट है सी, ओके। इसमें डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सी। व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि ये 10 kg ए ऑब्जेक्ट के लिए कम स्पेस लिया है, उससे ज्यादा स्पेस ली है इस 10 kg ने बी में, उससे ज्यादा स्पेस ली है किसने, सी में। लेट्स से ये जो है ये बना है हमारे पास लेड का, ओके, लेड जो एलिमेंट है हमारे पास, ये जो है ये बना है किसी और सब्सटेंस का, ओके। लेट्स से ये बना है हमारे पास किस चीज का, सोडियम का, ऑलराइट। और ये जो है ये बना है हमारे पास लेट्स से कॉटन का, ऑलराइट, यहाँ ये आप बोलेंगे वुड का, और ये बना है हमारे पास कॉटन का। कॉटन अगर आप देखोगे 10 kg कॉटन लाओगे तो बड़े से बोरे बनाने, बैग बनाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसको कम मास ने बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करी है, तो वो डेंसिटी भी क्या है ना, सख्त नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। और अगर आप लेड देखोगे ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है कि नहीं, सॉफ्ट नहीं होता है। वाई, बिकॉज इसमें ये 10 kg जो है इतने छोटे मास, इतने छोटे स्पेस में क्या होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं। So when the mass is completely filled, stuffed inside a small space, we say its density is higher, alright? तो मतलब कम स्पेस लेने का मतलब जो इंटरएटॉमिक स्पेसेस है वो क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे क्या होता है, जो गैप्स होते हैं या इंटरएटॉमिक स्पेस जो होते हैं वो होते हैं बहुत कम, इसलिए ऑब्जेक्ट थोड़ा कंपैरेटिवली हार्डर होता है इन कंपैरिजन टू द लेस डेंसिटी सब्सटेंसेस, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज स्पेसेस होते हैं बिटवीन द एटम्स, लार्ज स्पेस होते हैं बिटवीन द एटम्स और बिटवीन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऑलराइट। इस वजह से क्या होता है कि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी जो है स्टिफनेस जो है वो क्या होती है, वो होती है कम, ऑलराइट, वो सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिवली। डेंसिटी के साथ साथ हम पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी, आरडी, ऑलराइट। रिलेटिव डेंसिटी दैट इज आरडी, वो होता है कंपैरिजन, ये होता है क्या, ये होता है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो कि वाटर की डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा होती है, जो होती है आगे आपको पता चल जाएगा। तो ये इन दोनों का रेशियो होता है। सिंपली अगर आप देखोगे रिलेटिव डेंसिटी जो है ये है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ओके, इन दोनों का रेशियो। तो वाटर यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज करते हैं, तो वाटर के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं इसकी डेंसिटी, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेल्सियस है दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। तो क्या कहते हैं इसको, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इट गिव्स द कंपैरिजन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ऑलराइट।
सो इसका ये जो है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिटलेस एज वेल एज ऑब्वियसली क्या होगी, डायमेंशनलेस। ओके, दैट इज डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो है, उसको थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा आप लोगों को, दैट इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम या फ्लूइड कॉलम। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम या फ्लूइड कॉलम, लिक्विड कॉलम। ऑलराइट, आपके पास क्या है, आपने लिया है एक कंटेनर, वर्टिकल कॉलम एक लिया है, इसमें आपने फ्लूइड भरा है, आपको हाइट एच तक भरा है आपने फ्लूइड। ऑलराइट, इसकी हाइट जो है वो मान लो एच हाइट तक इसमें फ्लूइड आपने भरा है। ओके, सिलेंड्रिकल है, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए है इसका। ओके, तो लेट से हमारे पास क्या है, रो जो है ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और द लिक्विड कंसिडर। ओके, ए जो है ये है एरिया ऑफ बेस। ऑलराइट, यहाँ क्रॉस सेक्शन कह सकते हो आप। ऑलराइट, एच जो है ये है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। ये जो लिक्विड कॉलम हमने लिया है इसकी हाइट कितनी है, एच हाइट है। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या है, एम मान लो ये है हमारे पास मास ऑफ द लिक्विड, यहाँ फ्लूइड। ऑलराइट, लिक्विड ही लिख रहे हैं हम, तो हर जगह लिक्विड ही लिखेंगे। ओके, अदरवाइज इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्लूइड्स। ऑलराइट, तो इसके अलावा मास आ गया हमारे पास। अब इसकी एबिलिटी देखेंगे, ये जो ये मास है इसकी एबिलिटी पॉइंट मास कंसीडर करेंगे हम इसको, इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, दैट इज एम जी, इतना वेट लग रहा है। तो फोर्स जो लगा रहा है ये फोर्स ऑन द बॉटम, फोर्स ऑन द बॉटम ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना आ जाता है, ड्यू टू लिक्विड कॉलम वो किसके बराबर आएगा, that will be F equal to the weight that is equal to M into G, इतना फोर्स लगा रहा है। ऑलराइट, अगर हम क्या करेंगे, इधर ही बनाएंगे ये इसके अंदर ही, तो यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड्स कितना, that is equal to M into G के बराबर। तो इतना फोर्स लग रहा है हमारे पास, तो प्रेशर जो है वो कितना होगा, प्रेशर जो है P वो किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कितने एरिया पे लग रहा है, जो इसका बेस, इसके बेस का एरिया है, तो हम लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स F डिवाइडेड बाय एरिया, हमने कंसीडर कर लिया है कितना, ए है। ओके, तो हम लिखेंगे इसको आगे, ये P का वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पे। ओके, ये F का वैल्यू डालेंगे, दैट इज M into G डिवाइडेड बाय किसके बराबर, A के बराबर। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे H, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे H, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसको हम लिख सकते हैं, बट हमारे पास ये A into H दैट इज एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द कॉलम, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ये बन जाएगा V, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कॉलम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम। ये जो लिक्विड कॉलम है हमारे पास, इसका वॉल्यूम बन गया किसके बराबर, V के बराबर। तो हमारे पास P आ गया किसके बराबर, mgh अपॉन V के बराबर। ओके, बट आपको ये पता है क्या, m अपॉन V जो है ये मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास प्रेशर आ गया किसके बराबर, रो G इंटू H, या आप ऐसे लिख लो, प्रेशर इक्वल H इंटू रो इंटू G के बराबर। सो दिस इज द amount of pressure created या exerted by a liquid column of height h on the base on which it is standing. Okay, तो जिस बेस पे आपने रखा है, जैसे आपके घर में एक वाटर टैंक है, आपके उस छत के ऊपर तो वाटर टैंक अपने बेसमेंट पे, जहाँ पे छत पे उसने रखा है, आप लोगों ने रखा है, उस छत के ऊपर ये कितना प्रेशर लगाती है, दैट इज इक्वल टू H into rho into G. C depends only on if you create density constant, G is already constant for it for smaller heights, so pressure is directly proportional to height. Higher the value of the height, higher will be the pressure exerted at the base. Alright, अब इसके बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर पैराडॉक्स या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ऑलराइट,
इसके साथ आता है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 3 टाइप के कंटेनर्स है जिनको हमने सेम हाइट पे रखा हुआ है, सेम लेंथ का रखा हुआ है, एक जो है वो ऐसा है, ऑलराइट, इसकी ये जो है टॉप ओपन, दूसरा है हमारे पास वो ऐसा है, दूसरा हमारे पास ऐसा है, ऑलराइट, इसके अंदर हमने सेम फ्लूइड रखा हुआ है, तीसरा हमने रखा हुआ है ऐसा, सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड रखा हुआ है हमने, तीसरा रखा हुआ है हमने ऐसा, ऑलराइट। तो ये इसका एरिया बेस है, ये ओपन है ऊपर, ओके, ये इसका एरिया बेस है, ये इसका एरिया बेस है। तीनों केसेस में हमने हाइट रखी हुई है, क्या सेम रखी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हर जगह क्या है, सेम रखी हुई है। अब आपने बताना है दिस इज कंटेनर ए, दिस इज कंटेनर बी, दिस इज कंटेनर सी। तो आपने बताना है पी ए इज द प्रेशर एट ए, पी बी इज द प्रेशर एट बी, पी सी इज द प्रेशर एट सी बेस। तो आपने बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रेशर किस जगह पे लगेगा। आपने अभी प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, वो बोलते हैं कि जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, बट सिंस इट्स अ लिक्विड कॉलम इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। तो ऐसे दिखने में हमें ऐसा लगता है कि भाई इसका एरिया सबसे कम है, प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एरिया कम है, बट हमने अभी देख लिया कि एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज h into rho into g. It depends upon the height and density. If you kept the density same, g is already same, height of the liquid column is already same, so pressure at A will be equal to pressure at B will be equal to pressure at C. ऐसे हमें लगता है कि अगर हम इसको सुपरफिशियली देखेंगे कि यार यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ प्रेशर होना चाहिए ज्यादा, but since the pressure due to a liquid column depends only upon the height, keeping other things constant, जो हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर हमने हाइट कांस्टेंट रखी है तीनों के लिए तो प्रेशर भी तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, सेम। तो इनको बोलते हैं पैराडॉक्सेस। ये पैराडॉक्स नेचर होते हैं हमारे पास, जो अपीयर कुछ हो रहा है, रियलिटी कुछ और हो रही है होती है उनकी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ऑलराइट। अब इस प्रेशर के साथ साथ हमारे पास क्या है, प्रेशर की बात आई तो उसके साथ ये भी बात आएगी कि व्हाट इज दिस द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ, ओके। Remember one thing, the pressure varies with atmospheric pressure भी इसमें इंक्लूड करते हैं, हमने खाली इसको नेगलेक्ट कर रखा है अभी, वो हम पास्कल्स लॉ में देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑलराइट। पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कोई भी फ्लूइड जो रेस्ट में है उसके ऊपर क्या होता है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे वो इक्वली ट्रांसमिट होता है हर किसी डायरेक्शन में, okay, या pressure exerted on a liquid column or a liquid part of liquid due to other liquid, the remaining liquid is same everywhere, okay। तो हम क्या कहते हैं, for a liquid or fluid at rest, जो रेस्ट में है, the pressure exerted at any place is same everywhere, is same, yeah, simply the pressure at any place is same everywhere, simply लिखेंगे ऐसे, the pressure is same everywhere provided if gravity is neglected, if gravity is, अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो प्रेशर जो है एक रेस्ट फ्लूइड में, जो स्टैटिक फ्लूइड है उसके केस में प्रेशर हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है, प्रोवाइडेड हमने क्या करा है, हमने इस फ्लूइड को ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया। आगे हम ग्रेविटी को इंक्लूड करेंगे तब प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा वो हम तभी देखेंगे। फिलहाल इसका एक जो है हमारे पास प्रूफ है वो ऐसा लेंगे कि हमारे पास एक कंटेनर है, ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंटेनर लिया है, इसमें हमारे पास फ्लूइड लिक्विड से भरा है, पानी से भरा हुआ है, तो आप पानी की कोई भी शेप एज्यूम कर सकते हो। आप बोलोगे बीच में पानी एक स्फेरिकल एज्यूम करेंगे, कोई बोलेगा बीच में रेक्टेंगुलर एज्यूम करूंगा, कोई बोलेगा मैं ट्रायंगुलर एज्यूम करूंगा, कोई बोलेगा मैं वेज शेप एज्यूम करूंगा। तो जैसे आपको लगेगा जो मोर जनरलाइज्ड होगा दैट विल बी मोर बेटर। तो हम क्या करेंगे, पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, हम क्या करेंगे, इस लिक्विड के अंदर एक लिक्विड वेज शेप्ड लिक्विड कंसीडर करेंगे।
मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, डॉट मीन्स इट्स लिक्विड, तो मैं ऐसे बना रहा हूं इसके अंदर एक लिक्विड वाला पोर्शन। ओके, तो ये मान लो ये हमारे पास है ये लिक्विड वाला पोर्शन जिसको मैंने वेज शेप में लिया है। वाई वेज शेप? बिकॉज इट इंक्लूड्स द मोर जनरल टर्म्स। अगर आप कोई और शेप लोगे तो वो सिंपल सा है, एक स्पेशल केस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसका ये मान लो ये है थीटा एंगल, ऑलराइट। इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, हम इसको लिखेंगे नाम, लेट्स से दिस इज ए। ओके, ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज इक्वल है, हम इनको रखेंगे नाम बी। अपनी सिंपलिसिटी के लिए लेंथ इनका नाम रखेंगे बी। ये ऊपर वाला ये वाला दोनों इक्वल है तो इसका नाम रखेंगे हम क्या, एच। ओके, ये वाला आ गया एच। अब ये लेंथ वाला जो है लंबा वाला इसको रखेंगे हम नाम क्या, सी। ऑलराइट, ये पूरा यहां से यहां तक है सी। अब इस वाले सरफेस पे बाकी फ्लूइड की वजह से लग रहा है फोर्स, मान लो उसका नाम रखा हमने F1। नीचे वाला फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, मान लो उसका वैल्यू है F2। ये वाला फ्लूइड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मान लो उसका वैल्यू है कितना, F3। ओके, इट इज नॉट एनी सॉलिड सब्सटेंस प्लेस्ड इनसाइड, इट इज फ्लूइड है। फ्लूइड में मैं कोई भी शेप एज्यूम कर लूंगा, जैसे मैं अभी आपको बोलूंगा यहाँ पे एज्यूम कर लो एक स्फेरिकल शेप, तो दैट इज इनसाइड एयर। तो एयर में आपने एक स्फेरिकल शेप कंसीडर कर लिया, इस स्फेरिकल शेप के बाहर भी एयर है, तो मैंने एक वेज शेप एज्यूम कर लिया, उस वेज शेप के बाहर भी क्या है, फ्लूइड ही है। वो वाला हम देखेंगे कि बाकी फ्लूइड इस वेज शेप फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम एज्यूम कर लेंगे। इसका प्रूफ देखना है हमें आना चाहिए कि प्रेशर जो है इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P1, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P2, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P3। We must get P1, P2 and P3 are equal। सॉरी, टर्म सेम रखेंगे तो इसी को रखेंगे 3, इसी को रखेंगे 2, क्योंकि इसको हमने F2 ऑलरेडी रखा हुआ है। ओके, तो इसका प्रूफ देखेंगे तो हम करेंगे, कंसिडर करेंगे हम क्या, कंसिडर अ वेज शेप्ड फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट एज शोन, जैसे हमने क्या कर लिया है, फिगर में बना लिया है। ऑलराइट, तो इसके डायमेंशंस हमने मेंशन कर लिए हैं। हम कुछ चीजें एज्यूम कर लेंगे। ये मान लो ये है हमारे पास डेंसिटी ऑफ, हमें डेंसिटी से अभी मतलब नहीं है, रखा करो डेंसिटी को। ओके, तो अभी हम देखेंगे जो F1 जो है ये मान लो है फोर्स ऑन द हाइपोटेन्यूज साइड, ओके, या हाइपोटेन्यूज फेस। दूसरा हमारे पास F2 जो है ये है फोर्स ऑन द बेस फेस, या बेस लिखेंगे सीधा। और F3 जो है ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन द परपेंडिकुलर फेस, वर्टिकल फेस जो हमारे पास है। ऑलराइट, F1, F2 और F3 लिखा है हमने। अब इसके आगे कुछ और टर्म्स, ये फोर्सेस का प्रेशर के साथ क्या कनेक्शन है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे P1, P2 एंड P3 जो है ये है प्रेशर्स, किसकी वजह से, प्रेशर्स ड्यू टू फोर्स F1, F2 एंड F3 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अगर हम देखेंगे इन प्रेशर्स का वैल्यू या फोर्सेस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कितना आ जाएगा, वो हम यहां पे लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास होता है वी नो, हमें पता है क्या, प्रेशर जो फोर्स जो है, फोर्स आप लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो देयरफॉर अगर हम यही लगाएंगे तीनों के लिए तो फोर्स F1 जो है ये आएगा प्रेशर P1, और कितने एरिया पे लग रहा है, ये लग रहा है इस वाले एरिया पे। इसका एरिया अगर आप निकालोगे, एक रेक्टेंगल है, इट इज लेंथ दैट इज C इंटू विड्थ दैट इज B, दैट इज B इंटू C लिखेंगे, इसका एरिया इतना है। ओके, ये आ गया F1। इसी तरह अगर हम देखेंगे F2 का वैल्यू, F2 प्रेशर लग रहा है P2 इंटू एरिया कितना है, ये नीचे वाला एरिया, ये भी एक रेक्टेंगल है, अगर आप देखोगे ये भी एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा लेंथ इंटू विड्थ दैट इज A इंटू B, तो ये बनेगा A इंटू B।
सिमिलरली F3 जो है ये आएगा P3 इंटू, ये लग रहा है इस वाले रेक्टेंगल के ऊपर, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज H इंटू B, दैट इज HB। ये आ गया हमारे पास तीनों फोर्सेस। ऑलराइट, अब इसकी FBD बनाएंगे। ओके, लेट्स से हमारे पास क्या है, थीटा जो है ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किसका, इंक्लिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड या हाइपोटेन्यूज फेस। हाइपोटेन्यूज फेस का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अब अगर आप इसकी FBD बनाओगे ये तीन फोर्सेस को लेके, तो कैसी FBD बनेगी इसकी, ये चीज आपने देखना है। ओके, इस फ्लूइड के ऊपर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बनाऊंगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, थोड़ा ऊपर बनाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिख लो, ये थीटा जो है ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपली 3D व्यू नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसकी 2D व्यू। ओके, ये एंगल जो है हमारे पास थीटा है, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F3, नीचे से लग रहा है फोर्स F2, ऊपर से डाउनवर्ड्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है यह फोर्स F1। इस F1 को अगर आप रिजॉल्व करोगे, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये है F, तो ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा कितना, ये बन गया F1 साइन थीटा, और ये वाला बन गया क्या, F1 कॉस थीटा। तो इसकी FBD आएगी इस पूरे ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, इधर की तरफ लग रहा है फोर्स F3, इधर लग रहा है इसके अपोजिट ये वाला F1 साइन थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स F2, डाउनवर्ड्स लग रहा है इसका दूसरा कंपोनेंट, दैट इज F1 कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये है हमारे पास FBD। तो अब क्या होगा, फॉर द लिक्विड टू बी एट रेस्ट, फॉर द लिक्विड टू बी एट रेस्ट, अगर ये लिक्विड रेस्ट में है तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ फोर्सेस इन y एक्सिस मस्ट बी 0, सम ऑफ फोर्सेस इन x एक्सिस मस्ट बी 0। तो पहले हम वर्टिकल वाला देखेंगे, तो विच इंप्लाइज वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है अपवर्ड्स, माइनस लग रहा है डाउनवर्ड्स F1 cos थीटा, इनका सम 0। ओके, एंड x एक्सिस में हम देखेंगे क्या, x एक्सिस में हमारे पास लग रहा है F1 F3, ये लग रहा है माइनस इसके अपोजिट F1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर, विच इम्प्लाइज यहाँ पे जो F2 का वैल्यू है वो आएगा F1 cos थीटा, एंड F3 का वैल्यू जो है वो आएगा F1 sin ऑफ थीटा के बराबर। ओके, तो अब क्या करना है, F1 और F2 का वैल्यू डालो इसमें। ओके, तो इस वाले ग्राफ को मैं मिटा रहा हूं, इस वाले डायग्राम को मिटा रहा हूं मैं, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ, तो पुट वैल्यूज ऑफ F1 F2 एंड F3, तो वी गेट F2 के बदले में F2 जो है दैट इज P2AB, P2AB is equal to F1 that is P1BC into, और क्या है इसके साथ, cos ऑफ थीटा। ऑलराइट, पहले इस चीज को करेंगे, ये मान लो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ, हम लिखेंगे डायरेक्ट अलग अलग, पुट वैल्यू ऑफ F2 एंड F1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बट हमारे पास जो ये cos थीटा का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज A अपॉन C के बराबर आ जाएगा ये, तो वी गेट P2AB इज इक्वल टू P1BC इंटू A अपॉन C एंड C लेंथ कैंसल, तो P2AB इज इक्वल टू P1 A इंटू B, A इंटू B, A इंटू B कैंसल, तो P1 इक्वल्स P2 के बराबर। That's it, is equation number 3. Now what we will do, now put value of, अब कौन कौन सा रह गया था, second equation F1 and F3, value of F1 and F3 in equation number 2
इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू डालेंगे F1 एंड F3 का, तो F3 इज इक्वल टू P3 इंटू HP इक्वल्स F1 कितना है P1 इंटू BC, और इसके साथ क्या है साइन ऑफ थीटा। इजी। तो ये साइन ऑफ थीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, इसको मिटाएंगे अब। तो बट ये जो साइन थीटा है ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू h अपॉन c। तो देयरफॉर P3 इंटू HB इज इक्वल टू किसके बराबर, P1 इंटू BC, और ये साइन थीटा h अपॉन c एंड c कैंसल्स, तो P3 इंटू HB इज इक्वल टू किसके बराबर, P1 इंटू BH। ओके, BH कैंसल, तो P1 का वैल्यू आ गया P3 के बराबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ P1 तो P2 के बराबर भी है और P1 P3 के भी बराबर है, तो मतलब ये तीनों क्या होंगे, इक्वल है। देखो अगर मैं क्या करता, सपोज करो मैं लेता रेक्टेंगुलर शेप का वेज, तो उसका ये और ये वाला एरिया भी सेम था, वो भी सेम था, तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। ऊपर में ये और ये जो है ये सेम था, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने अनइवन शेप का लिया है। अनइवन, नॉट दैट अनइवन, बट ऐसा कि जिसमें डायमेंशन डिफरेंट हो, ताकि हम ये एग्जैक्टली प्रूव कर सकें कि इवन दो यू कंसीडर डिफरेंट डायमेंशंस, द फोर्सेस सॉरी द प्रेशर्स आर सेम एवरीवेयर। तो प्रेशर जो है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो क्या है, सेम लग रहा है। तो यही पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी फ्लूइड को अगर आप कंसीडर करोगे, जो फ्लूइड रेस्ट में है, उस फ्लूइड एट रेस्ट पे क्या होता है, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, वो क्या होता है, सेम होता है। मगर हमने अभी जो है ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रखा है, तो अगर हम ग्रेविटी को इंक्लूड करेंगे उसमें चेंजेस आ जाते हैं, और इसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।